चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड और गुणज की। चलिए समझते हैं कि क्या होता है गुणनखंड और क्या होता है गुणज। जैसे मेरे पास एक संख्या है 6। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये किस किस संख्याओं से कट सकता है। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं क्या है कि असल में गुणनखंड तथा गुणज किससे संबंधित है? भाग से और गुणा से। किससे? भाग से और गुणा से। ठीक है, गुणनखंड। अब मैं देखना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास एक ये संख्या है 6। 6 को मैं देखना चाह रहा हूं किस किस से कट सकती है। 1 से कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट जाएगी। अब ये 6 1 से कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, तो 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये 6 जो थी इनसे कट रही है, तो कोई संख्या जिन संख्याओं से कट जाती है, कोई संख्या जिन संख्याओं से कट जाती है वही क्या कहलाते हैं? उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे 6 के गुणनखंड कौन है? 1, 2, 3 और 6। इन्हीं से कट रही है तो यही इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं फिर ये गुणज क्या चीज है। गुणज का मतलब गुणा से मिलने वाला, किसी संख्या की गुणा करके क्या मिल सकता है वही इसका गुणज होगा। जैसे 1 से मैं गुणा करके 6 बना सकता हूं। 1 में 6 की गुणा करूंगा तो 6 बन जाएगा। 2 में गुणा करके मैं 6 बना सकता हूं तो 6 बन जाएगा, गुणज हो गया। ठीक है, 3 से भी 6 बना सकता हूं, 6 से भी 6 बना सकता हूं। ठीक है, तो जिन जिन संख्याओं से ये कट रही है ना 6, वो तो इसके गुणनखंड हुए, लेकिन इनके लिए इस 6 को क्या बोला जाएगा? इनके लिए इस 6 को क्या बोला जाएगा? गुणज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुणज बोला जाएगा। बात समझ में आई? चलिए देखिए यदि मेरे पास दो संख्याएं हैं a तथा b, ठीक है, और b जो है इस a को पूरा पूरा काट दे, विभाजित कर दे, तो जो b है ना, इस b को हम a का गुणनखंड कहेंगे। बात समझ में आई कि जो संख्या किसी संख्या को काट दे तो जिससे कट रही है वो संख्या, जो काट रहा है संख्या को, वो गुणनखंड होगा, और जो कट रहा है उसको काटने वाले के लिए गुणज बोलेंगे। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। जैसे 6 के लिए कौन कौन थे गुणनखंड? जैसे 6 को कौन कौन काट रहा है? 1, 2, 3, 6। 6 के ये गुणनखंड आए। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं 10 के करने लगूं तो 1, 2, 5 और 10 इनसे कट जाएगी। 10 जो है 1, 2, 5 और 10 से कट रही है, तो ये सभी 10 के गुणनखंड है। ठीक है, और इन सभी के लिए ये 10 क्या है? इनका गुणज है। जैसे 1 का गुणज 10 है, 2 का भी 10 है, 5 का गुणज भी 10 है। ठीक है, अब देखो गुणज निकालते कैसे हैं। गुणज को हम निकाल सकते हैं आराम से। गुणज निकालने के लिए एक ही तरीका है कि मुझे 6 के गुणज चाहिए। 6 के गुणज, 6 के गुणज कैसे निकालूंगा मैं? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम से क्या करना है? 6 का पहाड़ा, 6, 12, 18 वे सभी संख्याएं जो 6 से कट जाए। गुणज का मतलब इससे कटने वाली संख्या है। ठीक है, 6 के गुणज का मतलब 6 से कटने वाली संख्या है। ऐसे ही आती जाएंगी 6 का पहाड़ा, कहीं तक भी चले जाएंगे, आखिरी जहां तक भी पूछेगा उतने निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम 5 के निकाल सकते हैं, 5 के गुणज। तो 5, 10, 15, यानी कि जिसके भी गुणज निकालने हैं, गुणज निकालने का तरीका क्या है? उसका पहाड़ा पढ़ लो। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ऐसे ही 100 भी कटेगा ना, 100 भी 5 का गुणज है। तो जो संख्या
इससे कट जाएगी वही इसका गुणज कहलाएगी। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अब भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये? तो सीधी सी बात है, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं होंगी, गुणनखंड का मतलब उसको काट रही होंगी। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं, कोई भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे तो यहां पर बात सिर्फ किसकी होगी? अभाज्य संख्याओं की होगी। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही और भी होंगी। तो यानी कि अगर हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना, तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या उस संख्या को डिवाइड कर रही है, यही हमें बताना है। बात समझ में आई? जैसे मुझे 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो किस किस से कटेगी 36? देखो 2 से कट रही है, इन्हीं से डिवाइड करके देखेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देखेंगे। बात समझ में आई? चलिए भाई 18, फिर भी 2 से कट रही है 9, फिर 2 से कटी, अब 2 से नहीं कटी तो 3 से कटेगी। ठीक है, सिर्फ इन्हीं से भाग देके देखना है, अभाज्य संख्याओं पर ही फोकस करना है कि इनसे कट रही है कि नहीं कटेगी। ठीक है भाई, 3 से कटेगी 3 बार, 3 से कटेगी 1 बार, आ गई। तो हम इसी प्रकार किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। कौन कौन है इसके अभाज्य गुणनखंड? एक 2 है, एक 3 है, बस यही अभाज्य गुणनखंड है इसके। बात समझ में आई? अब कोई भी संख्या हो ना बेटा, उस संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है मैथमेटिक्स की। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम? बहुत ही आसान एकदम। क्या कहती है? सीधे सीधे अक्षरों में, कोई भी संख्या हो उस संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिख सकते हैं, घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देख लो भाई 36 ही आएगा। कितना आएगा? 36 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिख पा रहे हैं। घात कितनी बनी यहां से? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो 36 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? हमें आज का टॉपिक है हमारा HCF फाइंड करना। क्या टॉपिक है? HCF फाइंड करने का टॉपिक है बेटा। चलिए बहुत अच्छे, देखिए कितना आसान है एकदम। अगर हम किसी भी संख्या के HCF निकालना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ किस पर फोकस करना है? अभाज्य संख्याओं पर फोकस करना है। उन्हीं अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है जिससे वो कट जाएंगी। वही क्या होंगे? उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए सबसे पहले तो HCF होता क्या है? हिंदी में मास बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मीनिंग क्या निकल के आता है? देखिए भाई HCF का मीनिंग क्या है? HCF हिंदी में मास बोलते हैं। यह हमेशा 2 संख्या या 2 से ज्यादा संख्याओं का ही हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसका नाम है, देखो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड। बात समझ में आई? कॉमन का मतलब कि कॉमन हम कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास कम से कम कंपेयर करने के लिए 2 चीजें हों। तो जब भी HCF की बात आएगी तो कम से कम हमें 2 संख्याएं चाहिए। कितनी चाहिएगी?
दो संख्याएं चाहिएगी। तो इसका मीनिंग क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से ज्यादा संख्याओं को काट सके, वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बहुत अच्छी बेटा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, कॉमन लेना है तो कम से कम दो संख्याएं तो होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञात कैसे करते हैं, इसको ज्ञात करने की एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ज्ञात कैसे करते हैं, निकालने का तरीका क्या है, कॉमन। देखो भाई, किन्हीं भी दो संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटे घातों का गुणनफल लेना होगा किसी भी संख्या का HCF निकालने के लिए। ये इसका तरीका है। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। देखिए करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। देखो एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से करेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा ये कैसे करना है। 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप में एकदम निकालना सीख जाओगे। बिल्कुल जिनको नहीं आता बिल्कुल वो भी सीख जाएंगे बेटा। बिल्कुल हमें ध्यान रखना है सिर्फ दो चीजों का, एक किसका, अभाज्य नाम आ रहा है तो अभाज्य संख्याओं का याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य नाम आ रहा है तो अभाज्य संख्याओं को याद रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले हम बिल्कुल बच्चों की तरह सीखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, फिर धीरे धीरे इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। बात समझ में आई? पहले सीखना होता है बेटा, फिर जाके आगे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। पहले अगर हमें सीख ही नहीं पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे, अगर हमें निकालना नहीं आता तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले सीखते हैं। ठीक है, यार दो संख्याएं दी गई है 45 तथा 81 का मैसे ज्ञात कीजिए। 45 तथा 81 का मैसे ज्ञात करो। चलिए करते हैं भाई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 45 है तो लिख लो 45, फिर दूसरी 81 है तो लिख लो 81। अब देखो हमें करना है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड से। किससे, अभाज्य गुणनखंड से। HCF हमें पता है, मैसे हो HCF हो ये दोनों एक ही चीज है। अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। किससे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से। कैसे करेंगे भाई, पहले अभाज्य संख्याओं को लिख लो, ध्यान कर लो अभाज्य कौन है, ध्यान में एकदम अपने दिमाग में छाप लो कि क्या है अभाज्य। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ओके, यहाँ तक 31 तक याद रख लेंगे, उससे ज़्यादा का आता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक याद रख लेंगे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। और भी हो सकती हैं आगे, बहुत सारी हैं, लेकिन हमें यहाँ तक याद कर लेना है कि ये तो होती ही होती है। ठीक है, अब देखो जरा 45 को देखो किससे कट रहा है। 2 से तो नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या से 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 बचा 1, उस 1 को इस 5 के साथ लिख लो, कितना हो गए 15। 3 पंजे 15, कट गया। देखो कितना था 45, 3 एकम 3 चले तो 1 शेष बच गया। 1 को इस 5 के साथ लिख लो, कितना हुआ, दाएं के अंक पर लिखना है। किस पर लिखना है, दाएं के अंक पर। तो 1 और 5 कितना हुआ, 15 बन गया। कितना बन गया, 15। तो 3 पंजे 15, पूरा पूरा कट गया। जितना भागफल आएगा वो यहाँ लिखना है, जो भी भाग करते टाइम लिख रहे हैं वो यहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए अभी भी 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, कट गया। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब किससे कटेगा, इन्हीं से भाग देनी है भाई, अभाज्य संख्याओं से, और किसी से भाग नहीं देनी है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग देनी है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 तो 5 से ही कटेगा भाई, 5 को 5। ठीक है, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3, कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 3 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, लिख दिया। अब 81 पे आ जाओ भाई। 81 का भी ऐसे ही कर लेते हैं। किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटने वाला, क्योंकि गुण विभाजन के नियम मुझे पता है।
विभाजन के नियम लगाएंगे। यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कट रहा है 2 से, किससे काटेंगे, 3 से, 8 और 1 9, 9 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगा 81वीं। कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, विभाजन के नियम हमें याद हैं तो हम फटाफट से काटते चले जाएंगे, किससे कटेगा, ठीक है बेटा। चलिए 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए, 2 बच गए, 2 को इस 1 के साथ लिख लेंगे, कितना बन गया 21, 3 सत्ते 21, कट गया पूरा पूरा। फिर देखो 27 है, 27 फिर से 3 से कटेगा, 3 नम 27। यहाँ पे हमें दिखता जा रहा है कि छोटी संख्या है तो एकदम दिखता जा रहा है कि कट रही है 3 से, नहीं तो हम रूल लगा के देखते। फिर 9 किससे कट जाएगा, 3 3 9, फिर 3 किससे कट जाएगा 1। चलिए भाई 81 को कैसे लिख सकता हूँ, 81 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, 3 और कितनी बार आया 3, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4। अब मुझे तो क्या चाहिए था, HCF चाहिए था इन दोनों का, क्या चाहिए था HCF, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया HCF। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, निकालने में टाइम नहीं लगेगा, जब हमें आ जाएगा तो एकदम फटाफट फटाफट निकालते चल जाएंगे, ठीक। HCF क्या था भाई, सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1, HCF निकालने के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखो, कौन सा कॉमन आ रहा है, कितने कॉमन आ रहे हैं वो सारे लिख लो, ठीक है। कौन कॉमन है, बस 3 ही कॉमन है, ले भाई 3 लिख लिया। स्टेप नंबर 2, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अच्छा भाई कॉमन गुणनखंड की छोटी घात कौन सी है, 4 है और 2 है, छोटी कौन सी है इनमें से, 2 है, तो लिख लिया 2। तीसरा, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल करना है। क्या करना है, गुणनफल, गुणा कर दो इनकी, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणे 3, 3 तिया 9, तो HCF कितना आया, 9 आया। बात समझ में आई। ऐसे ही हम किसी भी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्या दे रखो, 2 की जगह 3 दे देगा तब भी निकाल लेंगे। बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसको अभाज्य संख्याओं से भाग कर लेंगे। अभाज्य संख्याओं से भाग करने के बाद उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, अभाज्य संख्या गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। लिख लिया वही, चलिए 15 को लिख लिया 3 की घात 2 गुणा 5, फिर 81 को ऐसे लिख लिया 3 की घात 4। अब हमें फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे इन दोनों संख्याओं को काट सके एक साथ, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहला स्टेप क्या है कि कॉमन फैक्टर देखो, कितना है कॉमन, 3 आ रहा है, 3 लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप, उसकी घात देखो, सबसे छोटी घात देखनी है। क्या देखनी है, सबसे छोटी घात देखनी है। कितनी है, एक 4 है एक 2 है, कितना आया 2 लिख लिया। छोटी घात 2 थी तो वो लिख ली। अब इनकी गुणा कर देनी है। क्या कर देनी है, इनकी गुणा कर देनी है। तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो इन दोनों का HCF कितना है, 45 और 81 का 9 है, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इन दोनों को काट सके, 9 है। बात समझ में आई बेटा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मैथमेटिकल वर्ल्ड को। धन्यवाद।